एक बैंक जिसके बारे में कहा जाता था जिसे लूटना नामुमकिन है। इस बैंक में लगा था 20 टन स्टील का दरवाजा, लोहे की दीवारें बनी हुई थी और इतनी सिक्योरिटी के बाद एक दिन इस बैंक में चोरी हो जाती है और सारा सामान लूट लिया जाता है। और इस बैंक को लूटने के लिए न दीवारें तोड़ी गई, न ही इसका स्टील का दरवाजा तोड़ा गया। इसके बावजूद भी लुटेरे 27 घंटों तक इस बैंक के अंदर रहकर चोरी करते रहे और फिर आराम से फरार भी हो गए। कौन सा था ये बैंक, क्या थी इसकी कहानी और कैसे इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी इस बैंक को लूट लिया गया। साल था 1976 का, तारीख थी 19 जुलाई, सुबह के 9 बजे हुए थे। फ्रांस के नीस शहर में था सोसाइटी जनरल बैंक और रोज की तरह ही ये उस दिन भी खुल रहा था। इस बैंक का मैनेजर चाबी लेके सीधे वॉल्ट की तरफ जा रहा था क्योंकि बैंक में कुछ कैश की जरूरत थी। देखिए, वॉल्ट वो जगह थी जहां पर बैंक का कैश और बहुत सारे लॉकर रखे हुए थे। वॉल्ट खोलने में दिक्कत आ रही थी और ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें पहले भी आ चुकी थी, इसलिए कोई ज्यादा एबनॉर्मल बात नहीं थी। मैनेजर ने दूसरे लोगों से मदद ली और वॉल्ट को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वॉल्ट का दरवाजा नहीं खुल पाया और थक हार कर मैनेजर ने इस वॉल्ट को बनाने वाली कंपनी को फोन किया। इसके बाद कंपनी के लोग पहुंचे, लेकिन उनसे भी ये दरवाजा खुल नहीं पाया। देखिए, इस वॉल्ट के अंदर करोड़ों का कैश रखा हुआ था। इसके साथ ही बैंक के ग्राहकों के लगभग 4000 लॉकर थे। इस समय स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी और बैंक का मैनेजर होता तो उसके हाथ पैर फूल जाते, क्योंकि उसे लगता पता नहीं किसने बैंक में डकैती कर दी है। लेकिन इस बैंक में मैनेजर और साथ में किसी भी स्टाफ के मन में यह ख्याल आ ही नहीं सकता था कि इस बैंक को लूटा जा सकता है। कारण था इस बैंक की सिक्योरिटी और 20 टन का स्टील का दरवाजा, जिसे खोलना लगभग नामुमकिन था। देखिए, अब भी दरवाजा खुल नहीं रहा था, तो इसके बाद दीवार में छेद किया गया। इसकी दीवारें भी कई फीट मोटी थी और साथ में लोहा लगा हुआ था, तो इसमें छेद करने में काफी टाइम लग गया। और काफी घंटों की मशक्कत के बाद जब मैनेजर और कर्मचारी उस वॉल्ट के अंदर गए तो उन्होंने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। वॉल्ट अब लुट चुका था और वॉल्ट का 20 टन का दरवाजा इसलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि उसे अंदर से वेल्ड कर दिया गया था। इसके बाद चोरों ने उस बैंक में रखा हुआ सारा कैश और 4000 लॉकरों का सामान चोरी कर लिया था। अब किसी को पता नहीं था कि ये चोरी कैसे की गई और चोर कौन थे, लेकिन चोर वॉल्ट की दीवार पर एक संदेश छोड़कर गए थे और इस संदेश में लिखा था, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। इसके साथ ही वॉल्ट के फर्श पर एक सुराग बना हुआ था, जिसमें पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि चोर इसी छेद से ऊपर आए थे और ये छेद अंडरग्राउंड सीवर से कनेक्ट था। इसका मतलब था चोरों ने अंडरग्राउंड सीवर से इस बैंक के वॉल्ट तक एक सुरंग बना डाली थी। इसके बाद पुलिस सीवर के अंदर दाखिल होती है और यहाँ पर पुलिस को बहुत सारे सबूत मिलते हैं। 27 गैस सिलेंडर मिलते हैं, वेंटिलेशन के उपकरण मिलते हैं और लगभग 1 किलोमीटर लंबी केबल मिलती है। देखिए, इस लूट का अगर हिसाब लगाया जाए तो आज के हिसाब से ये 900 करोड़ रुपए की लूट थी। देखिए, इतिहास में न केवल फ्रांस की सबसे बड़ी लूट थी, इसके साथ ही इनके बैंक सोसाइटी जनरल की साख भी दांव पे लग चुकी थी। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये चोरी कैसे हुई और इस चोरी की प्लानिंग कैसे की गई। लगभग 3 महीने की मेहनत के बाद पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा और उस शख्स ने इस चोरी के सारे राज उगल दिए। पुलिस को इस लूट के मास्टरमाइंड का नाम भी पता चला और उसका नाम था अल्बर्ट स्पाइजियारी। देखिए, पुलिस इस नाम से काफी अच्छी तरीके से वाकिफ थी। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। ये उस वक्त शहर के मेयर के आधिकारिक फोटोग्राफर के तौर पर जापान गया हुआ था। देखिए, इसका नाम आते ही पुलिस ने इसका बैकग्राउंड चेक किया। स्पाइजियारी 17 वर्ष की उम्र में वियतनाम में युद्ध लड़ने गया था और वहीं से उसको चोरी की आदत लगी थी। इसके बाद उसे फ्रांस वापस भेज दिया गया और यहाँ उसे जेल भी हुई थी।
इसके बाद वो कुछ चरमपंथी संगठनों के प्रभाव में आया और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल भी रहा और इसके चलते उसे फिर से 3 साल की सजा हुई। जेल से बाहर निकलकर उसने शादी की और साल 1968 में अपनी पत्नी के साथ शहर में बस गया। उसने फोटोग्राफी का काम सीखा और बहुत जल्दी अपना एक फोटो स्टूडियो खोल लिया। लेकिन वो इन सब से संतुष्ट नहीं था, उसे कुछ ज़्यादा चाहिए था। साल 1972 में स्पाइस को एक नोवेल मिलती है। इस नोवेल का नाम था लूप होल और इसमें कहानी थी कि कैसे चोरों ने सुरंग के रास्ते घुसकर एक बैंक को लूटा था और सोसाइटी जनरल बैंक को लूटने का आइडिया उसे इसी नोवेल से आया था। सोसाइटी बैंक के ठीक नीचे से एक सीवर लाइन गुजरती थी। स्पाइस फोटो स्टूडियो बंद करके वहीं पहुंच गया और बैंक के पास ही मुर्गी पालन का व्यवसाय खोल लिया। इसके साथ ही स्पाइस एक ऐसी कंपनी में भी काम कर चुका था जो वॉल्ट बनाने का काम करती थी। देखिए, प्लान के हिसाब से सबसे पहले वो शहर के टाउन हॉल गया और वहां से शहर के सीवर नेटवर्क का मैप लेकर आया। इसके बाद उसने सोसाइटी बैंक में अपना एक अकाउंट खोला। देखिए, बैंकों में नियम था कि कोई भी लॉकर्स के अंदर ग्राहकों के सामान का रखा जाना नहीं देखेगा और इसी बात का फायदा उठाकर उसने अपनी लॉकर बॉक्स में एक अलार्म घड़ी रख दी और उस अलार्म घड़ी में उसने ठीक रात के 12 बजे का अलार्म फिट किया हुआ था। अब कुछ दिनों तक हर रोज रात को 12 बजे ये अलार्म घड़ी उसके लॉकर बॉक्स में बजती थी, लेकिन वॉल्ट के बाहर उसकी कोई आवाज नहीं आई। इससे स्पाइस को पता चल गया कि वॉल्ट के अंदर कुछ भी गड़बड़ होने पर कोई अलार्म नहीं बजता है। इसके बाद अगला कदम था लूट को अंजाम देने का। इसके लिए उसने शहर के कुछ छटे हुए बदमाशों को अपने साथ मिलाया और 2 महीनों तक 20 लोगों ने सीवर से बैंक तक एक सुरंग खोद डाली और इस काम को करने के लिए इन्होंने हथियारों का उपयोग नहीं किया बल्कि अपने हाथों से ही काम किया, क्योंकि औजारों को ट्रेस किया जा सकता था। देखिए, 2 महीने के बाद 8 मीटर लंबी और 2 फीट चौड़ी सुरंग तैयार हो चुकी थी और सुरंग गिरे नहीं, इसलिए उसने इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल भी किया था। इसके बाद आता है लूट का दिन और रविवार के दिन ये लोग सुरंग के रास्ते वॉल्ट में घुस जाते हैं और अगले 27 घंटे तक वॉल्ट के अंदर ही रहते हैं और सारा माल इकट्ठा करके ये सुरंग से निकल जाते हैं। देखिए, फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने के बाद स्पाइस अपने फोटोग्राफी के धंधे में लग गया था, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन पुलिस ने जल्द ही उसके मास्टरमाइंड होने का पता लगा लिया था। पुलिस उसके जापान से लौटने का इंतजार कर रही थी और जापान से लौटते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, गिरफ्तार होने के बाद भी वो पुलिस के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तो तैयार हुआ, लेकिन उसने गिरोह के बहुत सारे सदस्यों के नाम फिर भी नहीं बताए और बहुत सारे सुराग पुलिस को मिल ही नहीं पाए, जिसकी वजह से उसे सजा हो पाती। लगभग 5 महीने जेल में रहने के बाद एक रोज उसने केस के जज से मिलने की मंशा जताई। देखिए, उसका कहना था कि वो जज से मिलना चाहता है और अपने साथियों के नाम बताना चाहता है और कुछ अहम सबूतों को भी देना चाहता है और स्पाइस की ये ख्वाहिश पूरी की गई। जज के सामने स्पाइस ने एक कागज पेश किया। कागज में कुछ कोट्स लिखे हुए थे। पूछने पर उसने बताया कि इस कोड को तोड़कर ही असली सबूत सामने आएगा। जज उस कागज को देखने लगे और तभी मौका पाकर स्पाइस कोर्ट रूम की खिड़की से कूदकर फरार हो गया। इसके बाद स्पाइस कभी भी पुलिस के हाथ ही नहीं लगा। स्पाइस की गैर मौजूदगी में उसे उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन कभी भी वो पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस ने उसे ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें की, उसके स्केचेस बनाए गए और अलग अलग जगह दिए गए, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। देखिए, समय समय पर फ्रेंच अखबारों में उसकी तस्वीरें छपती रही। 1 साल बाद उसने एक किताब लिखी और इस किताब में कहानी थी उस बैंक को लूटने की। इस किताब में उसने बैंक की लूट की विस्तार से व्याख्या की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपनी बाकी की जिंदगी साउथ अमेरिका में रहकर गुजारी। बाद में वो इटली चले गया, जहां फेफड़ों के कैंसर से उसकी मौत हो गई। लेकिन इसने जो भी पैसा लूटा वो कभी बरामद ही नहीं हो पाया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और साथ ही बताइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं।